हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर आपका। हम दोस्तों आज बात करेंगे साइकोलॉजी के ऊपर। साइकोलॉजी यानी प्रथम अध्याय हमारा जहाँ से आता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई और इसका अर्थ क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, इस विषय के अंदर हम इस संदर्भ में हम बात करेंगे। दोस्तों सर्वप्रथम अगर हम बात करें साइकोलॉजी के बारे में तो सबसे पहले माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति यानी इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो नया है, लेकिन अगर हम बात करें इसके इतिहास की तो वो बहुत पुराना है। एबिंगहॉस एक मनोवैज्ञानिक हुए थे। उनका ये कहना था कि जो 5वीं सदी में जिन्होंने जन्म लिया, जिनका नाम था सुकरात, उन्होंने कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, यानी ए ह्यूमन बीइंग शुड स्टडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ये बात सुकरात ने कही थी। उसके बाद उन्हीं के शिष्य आते हैं जिनका नाम है प्लूटो। 4वीं सदी की बात है। उस समय प्लूटो ने कहा था कि मनुष्य, प्रकृति और भगवान ये एक साथ किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं, और वो अपनी किताब रिपब्लिक में लिखते हैं कि जिस तरह से ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं और भगवान को मनुष्य मानता है किसी न किसी रूप में, ये रिपब्लिक किताब के अंदर लिखी हुई बात है कि जिस तरह से भगवान को किसी न किसी परम सत्ता के रूप में मानते हैं वो, तो कहीं न कहीं इनके अंदर आत्मा का भाव पाया जाता है। और इसी आत्मा का भाव जो उन्होंने नाम लिया अपनी किताब के अंदर, वही आत्मा का भाव हमारी साइकोलॉजी के अंदर दूसरा रूप, यानी हम अगर देखें तो प्रथम रूप आता है परिभाषा का। लेकिन अभी भी शुरुआत नहीं हुई है। बात आती है उन्हीं के शिष्य जिनका नाम है अरस्तु। यहाँ से कहीं न कहीं मनोविज्ञान की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि मनोविज्ञान के जो प्राचीन मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं वो अरस्तु माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि अरस्तु ने कहा कि इंसान को आत्मा का अध्ययन करना चाहिए, हमें आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। ये आत्मा का अध्ययन, यही जो परिभाषा थी, ये सब्जेक्ट जो मैटर था, यहाँ से निकला। और इन्हीं के कारण, इसी आत्मा के अध्ययन के कारण अरस्तु को माना जाने लगा कि वो प्राचीन मनोविज्ञान के जनक हैं। लेकिन दोस्तों कोलसैनिक एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये माना कि अकॉर्डिंग टू मी, कोलसैनिक कहते हैं ये बात कि अकॉर्डिंग टू मी जो अरस्तु हैं वो नहीं हैं प्राचीन मनोविज्ञान के जनक, क्योंकि वो मानते हैं कि अरस्तु से पहले प्लेटो थे उनके गुरु, उन्होंने आत्मा का नाम सबसे पहले लिया था। तो इसीलिए अगर हम प्राचीन रूप में मनोविज्ञान के रूप में उनके जनक माने जाएं कोलसैनिक के अनुसार, तो वो प्लेटो हैं, न कि अरस्तु। अब बात आती है कि साइकोलॉजी जो शब्द है वो कैसे आया। साइकोलॉजी शब्द साइकेट योग लोज से बना हुआ शब्द है। सर्वप्रथम अगर हम इसके उपयोग की बात करें, अगर हम इसके यूज की बात करें, तो इसका यूज सबसे पहले रुडोल्फ गाइकले नामक एक विद्वान हुआ करता था। 16वें दशक की बात है। ये 2000 सालों तक तो चलता रहा अरस्तु का विचार, आत्मा का विज्ञान की परिभाषा चलती रही, लेकिन बाद में ये टूट गया, क्योंकि जब बात थी 1590 ईस्वी की, उस समय एक रुडोल्फ गाइकले नाम का वैज्ञानिक आया, मनोवैज्ञानिक। उन्होंने ये अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। उसके अंदर सर्वप्रथम वो साइकोलॉजी नाम लेते हैं। तो इस साइकोलॉजी नाम का वहाँ से शुरुआत हुई ये नाम लेने की। लेकिन बात आई देकार्ते की। अब देकार्ते ने क्या किया, जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, उसको भौतिक शास्त्र में जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन स्पिनोजा, हल, कांट, इस तरह के जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने इस बात का समर्थन नहीं किया कि इसको भौतिक शास्त्र में जोड़ना सही होगा। क्यों नहीं किया? इसके पीछे उन्होंने कहा आत्मा कैसी है हम नहीं जानते, आत्मा कितनी तरह की होती है ये भी नहीं पता, आत्मा कैसी होती है ये भी नहीं पता, आत्मा किसने देखी है। कहने का अभिप्राय ये था
कि उन्होंने इस तरह के जब प्रश्न खड़े हुए तो इनको जोड़ पाना भौतिक शास्त्र में कहीं न कहीं संभव नहीं है, इसलिए कांट, स्पिनोजा और हल ने इनका समर्थन नहीं किया और इस कारण ये जो परिभाषा थी वो विफल रही। उसके बाद एक नए वैज्ञानिक जिनका नाम है पोम्पोलोजी। पोम्पोलोजी ने मन और मस्तिष्क विज्ञान की एक नई परिभाषा खड़ी कर दी कि साइकोलॉजी को बताया कि यह आत्मा का नहीं है। आत्मा का अध्ययन जो हमने आत्मा का मनोविज्ञान जो शुरुआत में पढ़ा था या आत्मा का अध्ययन जो पढ़ा था वो नहीं है। उन्होंने कहा ये तो मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। और दोस्तों इसके लिए स्पिनोजा, कांट, हल आदि मनोवैज्ञानिकों ने इसका समर्थन भी किया कि ये मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। ये परिभाषा भी कुछ सालों तक चलती रही। आफ्टर दैट विलियम जेम्स नामक एक मनोवैज्ञानिक होते हैं और उन पर एक ऐसी सिचुएशन होती है जिनका वो प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। ये स्कूल की बात है उनको। तो उस समय सन थी 1852। 1852 में ये उनके ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा अपनी यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ाई कर रहे थे उनके ऊपर। और 18 साल बाद वो प्रभाव से उस चीज़ से निकलते हुए उन्होंने 18 साल परिश्रम किया और उस प्रभाव से प्रभावित होकर 1870 के अंदर उन्होंने क्या किया, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग कर दिया और आज एक नए विषय के रूप में मनोविज्ञान निकलकर हमारे सामने आ गया। सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ था, लेकिन 1870 में विलियम जेम्स नामक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक ने इसको अलग कर दिया और एक धारणा दी कि चेतना ही जीवन है, जीवन ही चेतना है। और इनका जो समर्थन किया वो विलियम वुंट ने भी किया, वाइब्स ने भी किया, जेम्स सली ने भी किया और चैडविक ने किया। इन सब ने इनका समर्थन किया। अगर ये बात इनका नाम नहीं आता विलियम जेम्स का, चेतना का विकास, क्योंकि इन्होंने क्या दी, चेतना ही जीवन है, जीवन ही चेतना, ये परिभाषा दी, तो इसका मतलब चेतना का जो मनोविज्ञान है वो इन्होंने ये परिभाषा खड़ी कर दी हमारे सामने। तो अगर विलियम जेम्स का नाम नहीं होता तो वहाँ विलियम वुंट भी सही माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने भी तो समर्थन किया। विलियम वुंट का भी नाम आता है इस क्षेत्र में। विलियम वुंट क्या करते हैं, सिर्फ 9 साल बाद, आफ्टर 9 ईयर, वो एक प्रयोगशाला खोलते हैं मनोविज्ञान की, जिसके अंदर प्रयोग किए जाएं। और इसी के लिए इनको ये कहाँ खुलती है, लिपजिंग नामक जगह पर खुलती है, जो जर्मनी में है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। वहाँ पर उन्होंने ये क्या किया, ये जो प्रयोगशाला थी ओपन की, और इसीलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आफ्टर दैट ये परिभाषाएं जो थी वो 20-30 साल तक चली, लेकिन बात इसके बाद थोड़ी सी चेंज होती है। क्यों होती है, इसके पीछे 2 रीजन्स बताई गई। पहला रीजन था, मैकडूगल का नाम आपने भली भांति सुना होगा। विलियम मैकडूगल की एक किताब थी जिसका नाम था द आउटलाइन साइकोलॉजी। उस किताब में उन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिक जो शब्द है, मनोविज्ञान के अंदर जो चेतना शब्द है, कहीं न कहीं वो बुरा शब्द है, जिसका प्रयोग उनके अनुसार नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा, इसके बाद जो दूसरा रीजन था वो था फ्राइड का। फ्राइड का नाम तो आपने सुना होगा, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक। उन्होंने एक बर्फ के टुकड़े का उदाहरण देते हुए हमारे सामने अपना पक्ष रखा कि 90% जो, अगर हम बर्फ के टुकड़े को जब पानी में डुबोते हैं, डिप करते हैं, तो 90% वाटर के अंदर डूब जाता है और 10% हमें दिखाई देता है। इसी तरह से मनुष्य के अंदर 3 प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, चेतना, अर्धचेतन और अचेतन। अर्धचेतन और अचेतन 90% होते हैं, लेकिन जो चेतन मन है वो सिर्फ 10% होता है जो हमें दिखाई देता है। इसलिए उन्होंने कहा आज की जो मनोविज्ञान हमारी है उसके अंदर चेतन और अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करें फ्राइड के जो किए गए कार्य थे उनको आगे किसने बढ़ाया, तो उनका श्रेय जो जाता है उसकी एक बेटी थी अन्ना फ्राइड, और दूसरा था उनका चेला, यानी जिसे हम कहते हैं हमारी हिंदी भाषा में शिष्य, जिनका नाम था जुंग। उन्होंने इनके कार्यों को आगे बढ़ाया, तो उनको श्रेय जाता है उन दोनों। अब बात आती है नेक्स्ट, चेतना का विज्ञान भी परिभाषा चली गई, तो कौन सी आई।
अब उसके बाद आती है, आपने नाम सुना होगा जेबी वॉटसन का। जेबी वॉटसन मनोवैज्ञानिक हुए। उसके बाद उन्होंने व्यवहारवाद की परिभाषा दी कि ये हमारा जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार पर निर्भर है, व्यवहार को अपनाता है, इसलिए वो व्यवहार की परिभाषा देती है और व्यवहार का मनोविज्ञान कहा जाने लगा। सॉरी। इसका जो समर्थन था वो वुडवर्थ ने किया। वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी कि सबसे पहले आत्मा त्यागी, उसके बाद मन त्यागा, उसके बाद चेतना त्यागी और अब व्यवहार अपना रहा है। कौन? मनोविज्ञान। दोस्तों, जो जेबी वॉटसन है उनको मनोविज्ञान का चमकता सितारा कहा जाता है, ये संज्ञा दी जाती है उनको। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि इन्होंने एक बात कही थी कि अगर आप मुझे कोई भी छोटा सा बच्चा दे देते हैं, आप इतना सा बच्चा दे देते हैं, तो मैं उसको कुछ भी बना सकता हूँ, उसको डॉक्टर भी बना सकता हूँ, उसको टीचर भी बना सकता हूँ, उसको एक कहने का मतलब मैं जिस तरह से होते हैं नालायक बच्चा, वो भी मैं बना सकता हूँ। मतलब उसको किसी भी शेप में मैं ढाल सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है। अगर मुझे एक छोटा बच्चा दोगे तो कहने का मतलब जिस तरह से गुंडे टाइप के होते हैं मैं वैसा भी बना सकता हूँ, नालायक बच्चा भी बना सकता हूँ और अच्छा बच्चा भी बना सकता हूँ, टीचर भी बना सकता हूँ, मैं उसको जज भी, मतलब कुछ भी बना सकता हूँ, एक्टर भी बना सकता हूँ। ये बात किसने बोली थी? जेबी वॉटसन ने कही थी। अब आती हैं हम इनकी परिभाषाओं के ऊपर। सबसे पहले आती है हमारी वुडवर्थ की परिभाषा। वुडवर्थ ने क्या कहा था दोस्तों? वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान में क्या होता है कि वातावरण से संबंधित जितनी भी जो हमारा वातावरण है उनमें जो भी मानव क्रिया करता है उनका जो हम अध्ययन करते हैं उसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। ये बात किसने कही थी? वुडवर्थ ने कही थी। एक हमारे बीच में आए थे मर्फी। वो मनोवैज्ञानिक कहते हैं जीवित प्राणियों का जो हमारे जो हमारा समाज है उसमें जो वो क्रियाएं करते हैं उनका जो संपूर्ण अध्ययन हम करते हैं उसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। दूसरी तरफ अगर जो नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक अगर हम बात करें दोस्तों तो वो है मर्फी। मर्फी कहते हैं कि मनोविज्ञान है वो तो क्या है? मानव प्रकृति का विज्ञान है, मानव प्रकृति का विज्ञान। लेकिन अगर हम देखें तो आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये बात कौन कहते हैं? विलियम मैकडूगल, द आउटलाइन साइकोलॉजी लिखने वाले। क्या कहते हैं? आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। ये इन्होंने संज्ञा दी। मनोविज्ञान के बारे में दोस्तों अगर मैं एक और चीज़ें बताऊं तो मनोविज्ञान क्या है? सकारात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और विधायक भी हो सकता है, अनुप्रयुक्त हो सकता है, अनुप्रयुक्त हो सकता है, अनप्रयुक्त नहीं हो सकता। ऊ की मात्रा आएगी तब हो सकता है। और क्या नहीं हो सकता? अनप्रयुक्त नहीं हो सकता है और जिस तरह से हम पढ़ते हैं नियामक नहीं हो सकता है और भी अगर हम देखें तो आदर्शात्मक भी नहीं हो सकता है। तो ध्यान रख लेना ये तीनों बातें, अनप्रयुक्त, आदर्शात्मक और नियामक कभी भी नहीं हो सकता है मनोविज्ञान। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारा पहला चैप्टर यहां पर समाप्ति की ओर आ चुका है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी है वीडियो। लगी है तो अपनी राय ज़रूर दें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम शिक्षा में मनोविज्ञान के साथ। थैंक यू।